उसके हिस्से का सच। हम सब देखते हैं कि चलते चक्के, चलती घड़ी और बजते टेलीफोन के सहारे ही जीवन चलायमान है। हम एक दूसरे से बंधे हैं। सुधा का फ़ोन आया। जब तक मैं बातें करती, फ़ोन की दूसरी ओर से किसी बड़े से शीशे के गिरकर टूटने की आवाज़ आई। उधर सुधा ने जल्दी में फ़ोन रख दिया। मेरी समझ में आ गया था कि हो न हो सुधा ने निमंत्रण देने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि सुगबुगाहट थी। हर जगह जिससे मिलो वही कहता, आपने सुना मिस्टर हैरी पार्टी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर हैरी कोई कंजूस है, ऐसा भी नहीं है कि वे मनहूस हैं, और यह भी नहीं कि वे कोई दकियानूस हैं। फिर लोगों को इतना सरप्राइज क्यों है? दादा ने दादी से पूछा, सुनो, याद है क्या कि हैरी ने पिछली बार कब बुलाया था? दादी अपनी चाय का गिलास पकड़े हुए कुर्सी पर बैठ गईं। कहा, 10 साल तो हो ही गए होंगे। तब आप सेक्रेटरी के पद पर थे। वह बिजी भी तो कितना रहता है। व्यवसायी को फुर्सत ही कहाँ रहती है। एक पाँव यहाँ तो दूसरा वहाँ। लेकिन ये तुम लोगों ने हैरी हैरी क्या लगा रखा है? अच्छा भला सा तो नाम है उसका, हरीश। आजकल का यही ट्रेंड है, दादाजी बोल पड़े। जैसे संदीप को सैंडी, आदित्य को आईडी। कमाल है, दादी नाखुश सी आवाज़ में बोली। इधर हर उस घर में जहाँ मिस्टर हैरी की पार्टी का निमंत्रण पहुँचा हुआ था, गजब की गहमा गहमी, व्यस्तता और घबराहट का माहौल था। हर एक पत्नी अपने अपने पति से कह रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझना है? पति के पूछते ही नाराज़गी भरा स्वर आता, क्या पहन कर जाऊंगी? कोई पार्टी ड्रेस है भी क्या मेरे पास? लेटेस्ट? शहर भर के बुटीक्स पर भीड़ लगी हुई थी। सब अकेली जाने चाहती थी खरीदारी करने, ताकि उसकी ड्रेस का रंग, डिज़ाइन सब यूनिक रहे। स्विमिंग पूल और जिम पर भी औरतें टूटी पड़ रही थीं। उन्हें अपना वेट कम करना था, आकर्षक दिखना था। इस धम्मा चौकड़ी के बीच घर, बच्चे, बड़े बूढ़े, हर कोई बेदम हो रहे थे। उन्हें ना समय पर खाना मिल रहा था, ना चाय। नौकर चाकर भी भुनभुनाने लग गए थे। ऐसा भी हैरी साहब की पार्टी का क्या खौफ है इन सबको कि रात रात के 12 बजे तक काम खत्म ही नहीं होता। कुछ समझदार नौकर कहते, हैरी साहब इस बार इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री पद पा सकते हैं, इसलिए लोग इन्हें खुश रखना चाहते हैं। भुनभुनाते नौकर कहते, 2 रोटी तो खानी है ना भाई, वह तो अभी भी मिल रही है। संतोष किसे है अपनी स्थिति परिस्थिति से? मिस्टर हैरी का व्यक्तित्व सदा से प्रभावशाली रहा था। उनकी पहुंच पीएमओ तक थी। किसी भी मिनिस्ट्री में वे धड़ल्ले से आ जा सकते थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके आगे झुकते थे। शहर भर के सभी संभ्रांत व्यक्ति, वकील, जज, डॉक्टर, नेता, शिक्षाविद, हर कोई उनसे मिलना एक बड़ी बात समझते थे, गर्व की बात। आज सब उनकी पार्टी में आमंत्रित थे। इज्जतदारों की सूची में अपना अपना नाम पाकर सब निहाल हो रहे थे। अब सभी को शनिवार की शाम का इंतज़ार था। मिस्टर हैरी की 1 एकड़ में बनी कोठी के चारों ओर तैयारी करने वाले लोग लगे हुए थे। 50 लोग अंदर बाहर ऊपर नीचे करने में लगे हुए थे। शाम की पार्टी के लिए कोठी को सजाया जा रहा था। पानी के फव्वारे, रोशनी, संगीत के लिए डीजे अपनी अपनी जगहों पर रखे जा रहे थे। फूलों की सुगंध, पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी। आखिरकार शाम हुई, कारें आती, उसमें से लोग उतरते और दरबान सलाम ठोक कर चाबी ले लेता पार्किंग में लगाने के लिए। इस तरह से ढेरों कारें आती गईं। अंदर का नज़ारा तो और भी अच्छा था।
20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग, जिसमें ही एंड शी दोनों थे, लेटेस्ट फैशन के कपड़े में थे। शी लोगों ने खुले कंधे, खुले बाल, हाई हील पहने थे। 35 के ऊपर की लेडीज़ ने भी ड्रेस पहने थे, लेकिन उनकी ड्रेस घुटनों तक की ना होकर एड़ी तक की थी। दादी आई साड़ी पहने हुई थी। एक 25 वर्षीय नई अधिकारी बनी मेनका प्रधान आई। उसे इन कायदे कानूनों का पता नहीं था कि पार्टियों में धाक जमाया जाता है महंगे लिबास आभूषणों से। वह तो केरल की एक साधारण सूती साड़ी बाकायदा क्रीज वाली पहने हुई थी और पाँव में कोल्हापुरी चप्पल। उस फैशन नुमा भीड़ का हिस्सा तो वह बन ही नहीं सकती थी, उपहास का विषय बन गई। फैशन परस्त औरतें बारी बारी से ड्रिंक का गिलास लेकर उसके चारों ओर घूमने लगीं। बातचीत का विषय बन गई आउटडेटेड ड्रेस में आज की युवा लड़की। अंग्रेजी भाषा धारा प्रवाह बोली जा रही थी। अंग्रेजी शराब धड़ल्ले से चल रही थी। हर आगत अतिथि के चेहरे पर धन्य धन्य का भाव था। 3 तल्ले में बने इस घर के 2500 कमरों में गेस्ट थे। कहीं छोटे बच्चों का ग्रुप था, कहीं बुजुर्गों का। सभी कमरों में आमद रफ्त थी। बाहर के लॉन में खाने पीने का जहाँ मुख्य आयोजन था, वहाँ की छटा निराली थी। शीशे के पतले लंबे गिलासों में ड्रिंक्स भरकर टहलते हुए लोग पी रहे थे। मिस्टर हैरी हर एक अतिथि का ध्यान खुद रख रहे थे। उनकी पत्नी सुधा भी उनके साथ कदम ताल में थी। तरह तरह के व्यंजन आ रहे थे, लोग खा रहे थे। रात आधी से ज़्यादा खिसक चुकी थी। खाते पीते बतियाते हंसते गाते जेवर कपड़े दिखाते पान खाते अपनी अपनी कार के इंतज़ार करके कार के आते, उस पर बैठते, बाय बाय करते 2 बज चुके थे। फिर क्या हुआ? सोमवार को लोगों की तंद्रा टूटी। सोमवार को लोगों को अपने अपने काम मीटिंग्स याद आए। अपनी मर्सिडीज़ में पीछे की सीट पर बैठे मिस्टर हैरी ड्राइवर से जल्दी चलने को कहकर अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के पेपर्स देखने लगे। अचानक ब्रेक लगा, इतनी ज़ोर से कि मिस्टर हैरी आगे की सीट से टकरा गए। क्या हुआ? उनके मुंह से निकला। सर कोई है अचानक से सड़क क्रॉस करने लगा। पता नहीं, लगता है शहर कभी देखा ही नहीं है बेवकूफ़। कहता हुआ ड्राइवर उतर कर उसको देखने गया। पीछे की सीट से हैरी ने देखा कोई सड़क पर गिर गया है। उसकी पोटली खुलकर बिखर गई है। ड्राइवर ने उस उठाकर किनारे किया। मिस्टर हैरी ने देखा दुबला पतला कोई धोती कुर्ते में कंधे पर गोछा रखे खड़ा है। कौन है? सड़क पर बरसों पहले तो पिता गिरे थे, हैरी के मृत पिता। ओह! कहते हुए वे गाड़ी से उतर गए। उस आदमी को सहारा देकर उठाया, दरवाजे खोलकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठाया। साथ साथ वे पूछते जा रहे थे, कहाँ से आए हो? चोट तो नहीं लगी? वह बताने लगा, सर एक पहचान वाला गांव आया था, नौकरी दिला देगा कहकर 1000-2000 रुपया भी ले लिए और शहर आने के लिए कहा। अपना पता गलत बता दिया। अब हम 3 दिन से भूखे प्यासे इस सड़क से उस सड़क पर भटक रहे हैं। लौटे भी तो कैसे? टिकट लगेगा। मिस्टर हैरी ने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। ड्राइवर ने उन्हें ज़रूरी मीटिंग की याद दिलाई, पर उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है। रास्ते में डिस्पेंसरी पर रुककर एंटी टेटनस का टीका लगवाया। सुधा बाहर ही खड़ी थी, माली को कुछ निर्देश दे रही थी। गाड़ी को देखकर कुछ चिंतित हो गई। तब तक हैरी उतर चुके थे। कहा, सुधा ये गांव के भाई हैं, सड़क पर गिर गए थे। इन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े देने के बाद भोजन करा दो। वह आदमी गांव का अभी नहा धो रहा था। मिस्टर हैरी सोच रहे थे उन्हें फ़ोन करके मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए, पर उनका मन मोबाइल को छूने का ही नहीं हो रहा था। ड्राइंग डाइनिंग के बीच एक लंबी ऊंची शीशे की खिड़की थी।
वहाँ अर्ध विश्राम वाली एक कुर्सी रखी थी। उसी पर वे जाकर बैठ गए। बाहर के खिले फूल अंदर आने की चेष्टा कर रहे थे, शीशे से टकरा कर रुक रहे थे। ये छोटी छोटी बातें आज उन्हें नई नई लग रही थीं। सालों साल पहले भागे थे कभी तितलियों को पकड़ने के लिए, अब तो याद भी नहीं है कि कब। खेत किनारे घर था, मिट्टी की दीवारें, घास फूस, खपरेल की छत, मिट्टी का उसारा, सामने दालान। बंधे होते थे 2 बैल, एक गाय और एक छोटी भैंसी। खेतों की मेड़ पर था कुआं। लाठा कूड़ी पर लटकती रहती थी रस्सी और बाल्टी। पिता एक किसान थे। बैलों को लेकर खेत पर सुबह चले जाते। माँ गाय का दूध निकालती, एक कटोरा कच्चा दूध संकट मोचन के मंदिर पर रखाती, बाकी का दूध मिट्टी की हाड़ी में लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ा देती। एक कटोरे में दूध में बासी रोटी मसलती, गुड़ की डली देकर कहती, ले बेटा हरीश, जल्दी से खा ले, स्कूल का वक्त हो गया है। फतेहपुर, गांव का वह स्कूल। चटाई पर बैठे बच्चे पहाड़ा रटते हुए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उन्हें याद आया कई बार न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में मीटिंग रूम में जब गंभीर गणना होती थी, तब वे मन ही मन इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते थे। जितनी देर में लोग कंप्यूटर में डाटा डालते, रिजल्ट निकालते, उतनी देर में ये जोड़ कर बता देते। कोने में खड़ा हरसिंगार का पेड़, मंजरीले आमों की बगिया, जाड़े की रातों में बोरसी में गोईठा उपला कंडे जलते, गरम गरम राख के नीचे नए आलू डालकर पकाए जाते। बेकिंग का वह ओरिजिनल रूप सब उनकी आंखों के समक्ष नाच उठा। गाय के गोबर से माँ का वह आंगन लीपना, दीवारों पर गेरू से फूल बनाना, चक्की पीसते हुए गीत गाना, गांव की फुलवा मौसी के साथ खूब बातें करना, हंसना। माँ का गोरा रंग कितना सुंदर था, आँखों में मोटा काजल, सिंदूर की बिंदी, कलाई भर चूड़ी, सूती सादी साड़ी, सिर पर पल्ला। यादों की लंबी उस बारात में क्या कुछ नहीं आ पहुँचा। जतसारी गांव 2-3 घंटों की दूरी पर था। हरीश का वह ननिहाल माँ पिता के साथ कभी कभी जाता था। दोनों बैलों को गाड़ी में बांधकर उसी पर बैठकर वे जाते थे। उबड़ खाबड़ खेतों की मेड़ें, कच्चे रास्ते, टेढ़े सीधे बैल गाड़ी को खींचते। बीच में पिता गाड़ी रोककर बैलों को पानी पिलाते, पुचकारते। इस समय माँ कपड़े में बांधकर लाई हुई सत्तू की रोटी, प्याज, हरी मिर्च, नमक, अचार निकाल कर देती थी। भोजन का वह स्वाद आज भी नहीं भूला है। घड़े का ठंडा पानी, पीपल की छाया, पल भर का विश्राम। दुनिया का कोई डॉलर नहीं खरीद सकता उस खुशी को। अनाज बेचने की मंडी नवादा डिस्ट्रिक्ट में थी। पिता अनाज की बोरी बैलगाड़ी में लाद कर जाते थे। भीड़ इतनी रहती थी कि वहाँ की देर रात लौटते थे। धीरे धीरे सड़क बनने लगी, रास्ते पर बसें चलाई जाने लगीं। आने जाने की सहूलियत तो हो गई, परंतु खतरा बढ़ गया। बसों के ड्राइवर बेपरवाह टाइप के थे। एक शाम पिता नवादा से लौट रहे थे। बस रुकी फतेहपुर के स्टैंड पर। पिता अभी पूरी तरह से उतरे नहीं थे कि ड्राइवर ने बस चला दिया। पिता सड़क पर गिर पड़े थे। गांव के लोगों ने देखा, दौड़कर उठा लाए, पर गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, ना डॉक्टर थे। रघु काका जिस किसी तरह से नवादा जाकर डॉक्टर को लेकर आए थे। पिता को कभी टिटनेस का टीका नहीं लगा था। बचपन में भी उनको टिटनेस हो गया। 12-13 बरस की उम्र में हरीश अपनी माँ के साथ अनाथ हो गया था। पिता का कोई भाई भतीजा नहीं था, लेकिन नाते रिश्तेदार अपने आप प्रकट होने लगे। खेत खलिहान अभी अनाज से भरा हुआ था। नई रोपनी भी हो चुकी थी। लोगों की नज़र इन सब पर थी। हरीश छोटा था, माँ सुंदर थी। दुख से उबरते उबरते भी महीनों लग गए थे। मामा दोनों आते रहते, नाना भी आते कभी कभी। उन सब के आने से हरीश के मन को भरोसा होता, उनके जाते ही वह डरने लगता। अब माँ खेत पर जाने लगी थी। एक दिन उसे वहीं पर बुखार चढ़ गया। घर आते आते बेहोशी हावी होने लगी। हरीश तब तक स्कूल से आ गया था। उसने दौड़कर माँ को संभाल लिया।
अंदर कमरे में ले आया, घड़े में से पानी लाकर पिलाया। फिर दौड़कर फुलवा मौसी को बुलाने गया तो पता चला वे 2 दिनों के लिए मायका गई हैं। लौट कर आया तो ड्योढ़ी पर सरपंच पंच को खड़ा देखकर हरीश घबरा गया। सरपंच बोला, अभी शाम की बस से नवादा जा रहा हूँ, बाजार से कुछ सामान चाहिए क्या? यही पूछने आया था, लेकिन लगता है तेरी माई की तबीयत खराब है। तुम चिंता मत करना, मैं वहाँ डॉक्टर से मिलकर दवाई मांग लाऊंगा। तुम सो जाना किवाड़ भिड़ा कर, मैं इनको दवाई खिला दूंगा। हरीश को अजीब लगा। उसने पहले भी कई बार मेड़ पर उसको खड़ा पाया था और अभी तो वह माँ को जिस तरह से घूर रहा था कि हरीश दौड़कर अंदर गया और माँ को गले तक चादर ओढ़ाकर बैठ गया। सरपंच के जाते ही हरीश को बहुत घबराहट होने लगी। सरपंच जब बस में चढ़ गया तब हरीश ने दोनों बैलों को गाड़ी में बांधा, माँ को किसी तरह से गाड़ी में चढ़ाया, कंबल उड़ाकर घर में ताला लगाकर गाड़ी पर बैठा, बैलों को पुचकारा, चलो भाई, जगसारी गांव चलना है जल्दी। जानवरों के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है। भाषा भले नहीं आती उन्हें, पर स्पर्श की भाषा वे बखूबी समझते हैं। आकाश बादलों से ढका था। तेजी तेजी चलकर बैलों ने 2 घंटे में ही दोनों को पहुंचा दिया था, जबकि कभी कभी 2.5 पौने 3 घंटे भी लग जाते थे। अब हरीश को चिंता नहीं थी, न इलाज की न सरपंच की। नानी नाना मामा ने उन्हें कभी फिर लौटने नहीं दिया। हरीश को पढ़ने के लिए पटना शहर भेज दिया। हाई स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई से लेकर विदेश जाने तक सब कुछ सुगमता से चलता चला गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर हरीश ने बहुत मेहनत किया, पढ़ाई भी करता रहा, डिग्रियां बढ़ाता रहा और साथ साथ कमाता भी रहा। पिता से विरासत में पाया था मेहनत करने का जज्बा। उन्हें पल भर भी समय बर्बाद करना पसंद नहीं था। पत्नी सुधा ने पुकारा तो उसका ध्यान भंग हुआ। भाई ने भोजन कर लिया है, थोड़ा विश्राम भी कर लिया है, जाने की इजाज़त चाहते हैं। हरीश खड़ा हो गया, इतनी जल्दी? कुछ दिन रहिए ना। गांव वाला आदमी स्वस्थ प्रसन्न साफ सुथरा लग रहा था। कहने लगा, नहीं सर जी, जब से चले हैं घर पर कोई संवाद नहीं दे पाए हैं, वे लोग घबरा रहे होंगे। सुधा ने उनके पूरे परिवार के लिए अन्न वस्त्र मिठाई पकवान पैसे सब अच्छी तरह से पैक कर दिए। वो आदमी कहने लगा, सर जी आप लोग इतना क्यों कर रहे हैं? हरीश बोला, बहुत दिनों बाद घर याद आया है। अपनी जड़ों से कटकर कोई जीता है क्या? वह कभी लौटा क्यों नहीं? फतेहपुर का वह घर जो उसके बचपन का गवाह है, माँ पिता की यादों को संजोए खड़ा होगा। कैसा है? मामा क्या अब तक जतसारी में ही होंगे? उसे वहाँ जाना ही होगा। हरीश का ज़मीर हाहाकार कर उठा। गन्ने की खेती लहलहा रही थी। मामा सिर पर आगोछा बांधे मजदूरों के साथ वहीं कटाई में लगे हुए थे। जिस समय हरीश पहुंचा तो उन्होंने उसे पहचान लिया। अरे हरीश! वे दौड़े आए, गले लगाते लगाते रुक गए। क्यों मामा, रुक क्यों गए? कहते हुए हरीश आगे बढ़कर उनके गले से लग गया। अरे बचवा, हम लोग गंवार लोग खेतीहर लोग हैं, मिट्टी पानी में सने पने रहते हैं। चलो घर चलो। पसीने की महक इतनी सेटिस्फाइंग होती है। आज हरीश को याद आया, एसी गाड़ी, दफ्तर, घर, बाजार, कहीं भी पसीना बहाना नहीं पड़ता जिन्हें। वे इस बात को क्या समझेंगे? मामा सबको पुकारते हुए चले आ रहे थे। मामी निकली, सिर पर पल्ला डाले, आंचल मुंह पर रखती बोली, अरे बबुआ, अरे ओ महावीर महादेव दुल्हन दोनों, देखा आके भैया आइलो है। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। हरीश एकदम चकित था। जेट युग की कोई परछाई तक नहीं पड़ी है। वही लिपे पुते आंगन, वही तुलसी का चौरा, चौरे पर बिरवा अल्पना से सजा। सामने के पोखर में दुबले पतले नंगे अधनंगे बच्चे जांघिया गंजी में छलांग लगा रहे हैं, तैर रहे हैं। इन लोगों ने स्विमिंग लेसन नहीं लिया है, कोई कोच नहीं, स्विमिंग सूट नहीं, फिर भी सारे स्ट्रोक्स कर रहे हैं। कमाल है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन अपना यह जतसारी गांव वहीं का वहीं जस का तस बना हुआ है। हरीश को गन्ने का ताज़ा रस पिलाते हुए
बताया जा रहा था कि अब बड़े मामा नहीं रहे। बड़ी मामी तो पहले ही जा चुकी थी। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी तो ब्याह हो जाने पर ससुराल चली गई। बेटा महावीर यहीं रहता है। छोटे मामा का बेटा है महादेव, बेटी ससुराल में है। बगल बगल 2-2 कमरे जोड़ लिए गए। आंगन बगल बगल में है ही, बरामदा है ही, सबके लिए जगह बन गई। दोनों भाई ने खेती कृषि संबंधी पढ़ाई की हुई है। खेत खलिहान है, गांव में ही रहते हैं। उन्नत बीज खाद की पहचान आ गई है। ट्यूबवेल लग गए हैं। फिर कहीं नौकरी के लिए क्यों जाना। खुली हवा है, अच्छा पानी है, परिवार साथ है, और क्या चाहिए। और हो जाए की भावना क्यों, किस लिए। बाल्टी भर हल्के गर्म पानी से स्नान करके हरीश स्लीपिंग सूट में बैठा था। मामी ने सबको पुकारा, आजा सब लोग। मामा भाई दोनों सब के सब बच्चों के साथ हरीश भी चौका में पीढ़ा पर बैठ गया। कटोरी में दाल, सब्जी, चटनी, पापड़, गरम फुलका वाली रोटी। हरीश तृप्त हो गया। इतना स्वादिष्ट भोजन जाने कहाँ कहाँ, कितने देशों में, कितने होटलों में, दी बेस्ट कहे जाने वाले होटलों में खाया पिया। आज सब फीका लग रहा था। खुले आसमान के नीचे तारों की छाँव तले बिस्तर लगा हुआ था। अलट पलट कर बचपन सामने आ रहा था। मामी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए। गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ियाँ निकाले जाने लगीं। मामा का एक पोता मोड़ पर हलवाई की दुकान से गरम गरम जलेबी लाने गया हुआ था। लौट कर दोना टेबल पर रखते हुए बोला, हलवाई चच्चा पूछ रहे थे कौन आयल बा। हम बोले हरीश चच्चा। तो कहने लगे, अच्छा हरिया आयल बा, हमनी साथे खिलले रही। सब हंसने लगे। हरीश मुस्कुराया, यह सोचकर अभी भी कोई है जो मिस्टर हैरी को हरिया कहने की हिम्मत रखता है। यही है प्यार और अपनापन, और कहाँ जाए कोई ढूंढने उसे। महावीर के स्कूटर पर हरीश पीछे के सीट पर बैठा और महादेव के स्कूटर पर मामा अकेले। आज की कटाई महादेव देख लेगा। तीनों लोग चल दिए फतेहपुर गांव। आज 40 बरस बाद हरीश उस धरती पर पैर रख रहा था। घर के बाहरी दालान में 4 खूंटे आज भी गड़े हुए थे, 2 बैलों के, एक गाय का और एक भैंसी का। महादेव स्कूटर रोककर खड़ा हो गया। हरीश उतरकर देखने लगा। पीछे पीछे मामा भी पहुंच गए। घर मरम्मत खोज रहा है बचवा, कहते हुए मामा ताला खोलने लगे। आओ अंदर। हरीश के पैर मन भारी हो गए थे। जिस किसी तरह से उठाकर वह अंदर पहुंचा। 40 साल पहले यहीं ड्योढ़ी पर खड़ा हुआ था सरपंच। अंदर कमरे में थी माँ की खटिया, बिछौना, ओढ़ना, तकिया। देखकर लगा माँ लेटी हुई है। अंदर के कमरे में जहाँ पिता उसको बैठकर पढ़ने के लिए कहते थे, खाली उदास पड़ा था। ताखे पर 2-4 किताबें पड़ी थीं, पेंसिल कागज़ भी थे। अंदर का बरामदा जहाँ बैठकर माँ रसोई बनाती थी, ढेकी पड़ी थी, चक्की खड़ी थी, गाय बैल भैंसी के नाद जिनमें पिता भूसा कुट्टी खल्ली पानी सानी तैयार करके डालते थे। हरीश की आंखें भर आईं। वह रो पड़ा। मामा भी रो पड़े। हरीश को लग रहा था उसने अपने माँ पिता की यादों को अकेला छोड़ दिया है। पीछे की दीवार टूट गई थी। पीछे खेत में फसल लहलहा रही थी। आश्चर्य में उसने मामा की ओर देखा। मामा ने बताया, हमने खेत को कभी पड़ती पड़ा नहीं रहने दिया बचवा। जब तक दिदिया रही हम फसल बेचकर पैसा उसके हाथ में रख देते थे। उसे ऐसा ना लगे कि हम तो बेसहारा हो गए। फिर कुछ बरस बाद गांव में बैंक खुल गया। तब तुम्हारे नाना थे, उन्होंने दिदिया को ले जाकर अकाउंट खुलवा दिया। नॉमिनी में तुम्हारा नाम दे दिया। अब हम उसी में पैसा जमा कर देते हैं। क्यों मामा, सारी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, फिर सब आपका है। नहीं बचवा नहीं, यह पैसा दिदिया का है, तुम्हारा है। हरीश चकित था। सारी दुनिया दूसरों का पैसा मार लेने का तरीका ढूंढती रहती है, और यहाँ जहाँ अमीर से अमीर भी और ज़्यादा अमीर बनना चाह रहे हैं, वहाँ ये लोग तो गरीबों की ही श्रेणी में हैं। फिर भी इतनी ईमानदारी है दिल में। एक ही धरती पर इतनी विचित्रता। घर लौट आकर हरीश सोच रहा था, जिस धरती पर जन्म लिया है, शरण पाई है, जहाँ इतना प्यार और अपनापन है,
इन सब के लिए उसे कुछ न कुछ तो ज़रूर करना है, पर वह क्या हो। मेडिकल हेल्प के बिना पिता चले गए थे, सबसे पहले उस तरफ सोचना है। मन ही मन खाकर तैयार कर लिया उसने। वापस जाकर उसे केंद्र और प्रदेश की सरकारों से संपर्क साधना है। पूरी तरह से इक्विप्ड मेडिकल वैन का इंतज़ाम करना है। 4-5 की संख्या तो होना ही है। ड्राइवर इसी इलाके से लेने हैं, स्टाफ भी, ताकि यहीं पर उन्हें जॉब मिल सके। सवेरे 8 बजे से शाम के 4 बजे तक डॉक्टर्स इसी वैन में इलाज कर सकें। यदि बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसी वैन से उन्हें पहुंचाया जा सके। 20 से 25 ड्राइवर्स तो चाहिए ही होंगे। 24 घंटे हेल्प मिल सके आसपास के सभी गांव के लोगों को। एक ट्रस्ट बनाना होगा। अपने विश्वासी लोगों को जिम्मेदारी देना होगा। ट्रस्ट की देखभाल करने वालों के लिए भी ऑनरेरियम का इंतज़ाम करना है। फ्री में काम कोई नहीं करना चाहता, लोग बेईमान होने लग जाते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर चलना है। डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ का वेतनमान बनाना है। कोई लूप होल ना रहे बेईमानी का। बहुत कुछ करना है, काम ही काम करना है। यह हरीश के ज़मीर का सच था जो उससे यह सब करवा रहा था।